जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार में अभी तक 32 वर्षों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी का सार संग्रह है और इसमें 14,000 प्रश्न प्लस प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो शुरू होगा, वीडियो लंबा होगा तो आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। और आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो यह प्रस्ताव पारित किया था 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज, जिसमें लाहौर अधिवेशन में यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन थे? वंदे मातरम, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी थे। वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया? तो यह कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में 1896 ईस्वी में, उसी में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया और इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सैनी कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह रहमत अली ने किया था। रहमत अली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, चौधरी रहमत अली वही बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। और एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। सीमांत गांधी, इंग्लिश में इसको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती नामक संगठन से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ देता है तो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना 1 सितंबर 1939 को यह युद्ध शुरू होता है और 1945 को खत्म हो जाता है। 6 वर्ष तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है कि सिंध नदी किस नगर से होकर बहती है? तो नगर पूछे तो पेरिस से होकर बहती है, देश पूछे तो फ्रांस से होकर बहती है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है। चीन और मंगोलिया में है। अगला प्रश्न है कि सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य किन देशांतरों के मध्य में स्थित है? तो जो बिहार राज्य है वह लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में स्थित है। 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच में बिहार स्थित है। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसती है? तो जो मुंडा जनजाति है यह झारखंड में बसती है, झारखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न है कि समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट कौन सा स्थान है? तो समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट जो स्थान है वह उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव है। अगला प्रश्न है कि बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो जो बड़ी लाइन होती है उसकी 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होता है। कितना होता है? 5.5 फीट होता है। अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनवाई थी। श्रीरंगपट्टनम, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था। क्या था? हैदर अली। अगला प्रश्न है कि कला की गंधार शैली किसके समय में फली फूली? कला की गंधार शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह कुषाणों के समय में फली फूली थी। और कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसस था और इसका वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस था। और इसका जो महान शासक पूछे तो कनिष्क हुआ। रेशम मार्ग कनिष्क ने ही शुरू कराया था। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कैसी सरकारी योजना थी? तो ब्लैक बोर्ड जो एक सरकारी योजना थी वयस्कों को साक्षर बनने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए। ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड है वयस्कों को साक्षर बनाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना बनाई गई थी।
अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन को किसको बचाने के लिए हुआ था? तो चिपको आंदोलन या वृक्षों को बचाने के लिए यह आंदोलन हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता माने जाते हैं। और यह 1972 ईस्वी से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से यह शुरू हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा दोस्तों। और चमोली को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एस्पेरांटो, एस्पेरांटो क्या है? तो एस्पेरांटो एक स्पेन का बंदरगाह नगर है। एस्पेरांटो क्या है? स्पेन का यह एक बंदरगाह नगर है। अगला प्रश्न है कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो पूर्व सोवियत संघ जो यूएसएसआर था, उसका जो पहला गणराज्य था एस्टोनिया, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और यूएसएसआर का जो विघटन हो गया, यूएसएसआर का जो विघटन 1991 ईस्वी में हुआ गया था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षेस यानी सार्क आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह था क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग। और दक्षेस में जो सार्क में 8 सदस्य देश है और सबसे लास्ट में अफगानिस्तान इसमें जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है कि इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक कहाँ हुई? तो इजराइल और पीएलओ के, यानी पीएलओ मतलब होता है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था। यह वाशिंगटन में इसका प्रथम बैठक हुआ था, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ का क्या नाम है? तो मदर टेरेसा ने एक धर्म संघ स्थापित किया, उसका नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना है, वहां मुद्रा उसका लेख है। चलिए अगला प्रश्न है कि पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? पंचशील की मुख्य विशेषता देशों के मध्य मित्रता और शांति अस्तित्व स्थापित करना। और पंचशील जो हुआ था यह 1954 ईस्वी में हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है कि बछेंद्री पाल का किस क्षेत्र में एक सुपरिचित नाम है? तो बछेंद्री पाल या पर्वतारोहण है, पर्वतारोहण है। अगला प्रश्न है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? तो पाश्चराइजेशन में दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाश्चराइजेशन का जो प्रक्रिया है इसका खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है कि एम्फीबिया किसको कहते हैं? तो जिसको एम्फीबिया जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग कितने समय लेता है? तो यह 8 मिनट 20 सेकेंड लेता है, 8 मिनट 20 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड, याद रखिएगा 500 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है यह लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है, लोहा और क्रोमियम का मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है कि किसी धातु पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब ऊपर से भाप गुजरती है, तो किस धातु पर जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो यह एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक इवान पावलोवा किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? इवान पावलोवा तो यह प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में जाने जाते हैं, प्रायोगिक मनोविज्ञान के कार्यों के लिए जाने जाते हैं इवान पावलोवा। और इनको नोबेल प्राइज 1904 ईस्वी में दिया गया था और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ है, सबको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस को किस लिए प्रसिद्ध है? कोपरनिकस को किस लिए जाना जाता है? तो यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। अगला प्रश्न है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह के द्वारा कराया गया था, जयपुर में और दिल्ली में, ठीक है, 4 जगह जंतर मंतर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन सा है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब। वर्तमान में वेनेजुएला हो गया है। कौन हो गया है? वेनेजुएला हो गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? तो भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत प्रत्यक्ष कर है, यानी डायरेक्ट टैक्स है। और टैक्स 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगला प्रश्न है कि किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार दिया जाता है? तो थॉमस कप यह पुरस्कार बैडमिंटन के लिए होता है या पुरुषों के लिए होता है? एक उबेर कप होता है, वह महिलाओं के लिए होता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में 1951 ईस्वी में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह भारत में पूछे तो गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और संसार का चेकोस्लोवाकिया में है, चेकोस्लोवाकिया में है।
अगला प्रश्न है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि लिम्बा राम का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से है? तो यह हो जाएगा तीरंदाजी, यानी किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में इन्होंने ख्याति प्राप्त किया है? तो तीरंदाजी यानी शूटिंग में। अगला प्रश्न है कि अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन के बाद स्वतः पारित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक कहाँ लाया जा सकता है? तो यह या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला प्रश्न है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? तो यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सौंपा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो ये राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देता है। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ, यानी कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 1951 ईस्वी में, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया था 35वां संशोधन के अंतर्गत 1974 में, और पूर्ण रूप से 1975 में भारत का एक राज्य बन गया। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो यह 24 है। क्या है? स्वीकृत क्षमता 24 है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह बलवंत राय मेहता, जो 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किए थे, और बाद में 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज का अनुशंसा किए। अगला प्रश्न है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, और गुरुजी के नाम से जीएस मालवलकर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे। कौन थे? एमजी रनाडे। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो यह 1928 ईस्वी में आया था। 1928 ईस्वी में आया था। और लेकिन आपसे पूछे कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो यह 1927 में इसका गठन हुआ था। 1927 में इसका गठन हुआ था। 1927 में इसका गठन हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ नॉन इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? तो यह नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो यह अबुल कलाम आज़ाद है, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे ज़्यादा दिन तक यही अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं कौन कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड में जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं बोली जाती है। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषाएं बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, नोलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन। अगला प्रश्न है कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है, यानी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का है, और वर्तमान में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। अगला प्रश्न है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो यह बम्बई बंदरगाह है। बम्बई बंदरगाह सबसे बड़ा है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नहावसवा। और कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच में है? कावेरी, तो याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक 2 राज्यों के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे? तो यह WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगला प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध के उपरांत नेपोलियन को कहाँ निर्वासन में कहाँ भेजा गया? तो यह भेज दिया गया सेंट हेलेना में। और पूछे कि वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, यह वाटरलू का मैदान कहाँ है? तो बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। अगला प्रश्न है कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था? तो हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी?
तब महारानी विक्टोरिया किस समय ब्रिटेन की शासक थी? तो जब भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया तब। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो यह 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई? तो दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बना दी गई और 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई और उससे पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो यह 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1521 ईस्वी में और 21 अप्रैल 1526 में प्रथम युद्ध, दूसरा 1556 और तृतीय 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? भारत को किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को, यानी उसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? तो काम पाने का अधिकार है ना, यह मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितना है? 6 है, जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को कब तक नहीं हटा सकता है? जब तक उन्हें संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पारित न हो तब तक। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को की कार्य की भाषाएं क्या है? तो कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है, लेकिन वहाँ अगर आपसे पूछे तो 6 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश। 6 भाषा वहाँ का याद रखना है। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। वहीं डिवाइन लाइफ का दे तो शिवानंद हो जाएगा। कौन? शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन कौन है? तो एक है हरगोविंद खुराना और एक एस चंद्रशेखर। एक है हरगोविंद खुराना और एक है एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक किन्हें माना जाता है? तो यह J.H. भाभा को माना जाता है। J.H. भाभा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो यह विक्रम साराभाई को जाता है। विक्रम साराभाई को जाता है। अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार 1952 ईस्वी से दिया जा रहा है। यूनेस्को सरकार के द्वारा दिया जाता है और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो यह हो जाएगा 1000 kg होता है। 1000 kg। और वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के खोज के लिए और E = mc² फॉर्मूला दिए थे। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शीघ्र उत्पादी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो उस प्रक्रिया का नाम है विगलन प्रक्रिया। विगलन प्रक्रिया। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। कितना है? 65 वर्ष। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। 500। अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता किस आधार पर निर्धारित होती है? तो भारत में नागरिकता जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त के सिद्धांत पर, जन्म स्थान का सिद्धांत और रक्त के सिद्धांत पर यह निर्धारित किया जाता है भारत में नागरिकता। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और एक है अगला प्रश्न है कि बोरोबुदुर का जो प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ है? तो यह जावा इंडोनेशिया में है और यह एक बौद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। पेशवा।
अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की थी? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना एडम स्मिथ ने की थी और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत भारती की रचना किसने की थी? तो यह मैथिली शरण गुप्त ने की थी। मैथिली शरण गुप्त ने की थी भारत भारती की रचना। अगला प्रश्न है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? तो अफ्रीकी देश या घाना है जो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी और घाना की राजधानी कहाँ है? अकरा है। मुद्रा वहाँ का केडी है। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है 1905, याद रखिएगा दोस्तों, 1905 में किया था। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में तो यह है मोइनुद्दीन चिश्ती की। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो यह आ जाएगा लॉक। कौन हो जाएगा? इनका पूरा नाम था जॉन लॉक। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के उपरांत की एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? लॉक है। अगला प्रश्न है कि म्यांमार वर्मा में किस प्रकार की क्यू की शासन प्रणाली है? तो वहां पर सैनिक शासन है। क्या है? सैनिक शासन है। फिर वहां पर वह भी वर्तमान में तख्ता पलट हुआ है, तख्ता पलट हो गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे ज़्यादा यहाँ जनसंख्या भी इसी महाद्वीप में है, क्योंकि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन और उसके बाद जनसंख्या में अभी भारत चीन को पछाड़ दिया है तो जनसंख्या में 1 नंबर हो जाएगा। और एशिया में कहे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश तो चीन है, क्योंकि चीन भारत से 3 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है। अगला प्रश्न है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है, जो सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन सा देश है? तो यह अमेरिका है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो यह पल्लव शासकों के द्वारा कराया गया था। पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है, गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर है। नीदरलैंड को पहले डच के नाम से जानते थे, डच, होलैंड, डच, नीदरलैंड, ठीक है। अभी वर्तमान में यूरो हो गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि गित सेठी, जिसको गुगा के नाम से जानते हैं, का संबंध बिली डियर्स से है और माइकल फरेरा जो ही है ये भी बिली डियर्स से है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो इंग्लैंड में क्रिकेट का आरंभ इंग्लैंड में ही हुआ था। टेनिस का आरंभ इंग्लैंड में ही हुआ था। अगला प्रश्न है कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क जो मंदिर है यह सूर्य भगवान को समर्पित है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो यह मेडिसिन यानी विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया था, जीव विज्ञान के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था, जीन का संश्लेषण करने के लिए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? तो यह लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कहे तो सरोजिनी नायडू ही थी, जो कलकत्ता अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी 1925 ईस्वी में। और कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और एक और महिला थी नीली सेन गुप्ता थी। अगला प्रश्न है कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? तो जो कोई भी विधेयक धन विधेयक लोकसभा के अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है कि एशियन खेल जो हुआ था 1982 में कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। तो याद रखेगा 1951 में और 1982 2 बार भारत में एशियन गेम हो चुका है। और जो 2023 में हुआ है चीन के हांगझू प्रांत में हुआ है, जो 22 में होने वाला था लेकिन 23 में इसको किया गया है, जो चीन के हांगझू प्रांत में। अगला प्रश्न है कि बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो ये बिहार में ही है। बरौनी ताप बिजली घर बिहार में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो यह आलम आरा था। कौन था? आलम आरा। अगला प्रश्न है कि गांधी द्वारा चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी?
तो यह निभाई थी रोहिणी हेटगड़े ने। रोहिणी हेटगड़े ने गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हेटगड़े ने निभाई थी। अगला प्रश्न है कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? तो यह पत्ती होता है। कौन होता है? पत्ती होता है। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता के नियम का जन्मदाता किसे मानते हैं? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। मटर के पौधा पर इन्होंने इसका खोज किया था। अगला प्रश्न है कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ शुरू हुआ था? यानी 1919 में जो विश्व आर्थिक मंदी आई थी यह शुरू हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न है कि पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अगला प्रश्न है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह रामनिवास मिर्धा ने किया था। रामनिवास मिर्धा, जिसमें जो आप हर्षल मेहता का जो आप लोग देखते हैं सीरीज, वेब सीरीज, जिसमें 700 करोड़ का घोटाला हुआ था, प्रतिभूति घोटाले, तो इसी में अध्यक्षता किए थे रामनिवास मिर्धा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? तो यह 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। 1904 ईस्वी में। और किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो यह पंजाब को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। और अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो यह रिजर्व बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो यह भारत का राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला प्रश्न है कि भारतनाट्यम का शुरुआत किस राज्य में हुआ था? तो यह तमिलनाडु राज्य में हुआ था। तमिलनाडु राज्य में हुआ था। और अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में। और भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो जनरल KM करियप्पा था। कौन था? जनरल KM करियप्पा। और संसार का सबसे छोटा देश का नाम क्या है? तो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो वहाँ का केंद्रीय विधानमंडल का नाम कांग्रेस है। कांग्रेस। और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो यह सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद है। विश्व का पुलिसमैन कहलाता है सुरक्षा परिषद। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो यह तुर्कों के विरुद्ध चलाए गए थे। अगला प्रश्न है किस जिले में सबसे अधिक चावल होती है? तो चावल सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1961 को हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित 51 से 56 तक चला। दूसरा 56 से 60 तक। ठीक है, तो यह हो जाएगा वो PC महालनोबिस के सिद्धांत पर दूसरा चला था। और तीसरा 1961 में शुरू हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो प्रथम में कृषि पर दिया गया था। और दूसरा पर जितना भी आपका कारखाना पर दिया गया था उस पर जोर दिया गया था। हर किसी कोई कारखाना लगाने का, भारी उद्योग लगाने पर जोर दिया गया था। उद्योग पर जोर दिया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना में। और प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया था। योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का जगह पर अभी नीति आयोग लागू हो गया है, तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया? तो यह शिक्षा को कर दिया गया। शिक्षा को कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल। और वहीं से पूछे कि केंद्र का उच्चतम विधि अधिकारी तो महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है कि रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसी को रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो आयु होनी चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की जो उम्र सीमा है कितनी है? तो 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय का 65 वर्ष। अगला प्रश्न है किसी राज्य में किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो यह राज्यपाल के अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है कि गोवा के किस
गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रसिद्ध कवि संसद के सदस्य थे? तो यह हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर किसने लिखा है? लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुगली एक शब्द है, किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। गुगली शब्द क्रिकेट से संबंधित है। गुगली शब्द का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है कि ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इनके जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान थे? तो यह क्रिकेट के थे, क्रिकेट के। अगला प्रश्न है किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ? तो यह हो जाएगा फिर तेरी कहानी याद आई। अगला प्रश्न है कि धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन है? तो रामानंद सागर है, रामानंद सागर। अगला प्रश्न है कि तंजौर के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो यह राजराज प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया? तो जापान ने रूस को पराजित कर दिया था 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच जो परिफुट को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सूरत फुट के नाम से जानते हैं, सूरत फुट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक किनको माना जाता है? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे मुंबई में। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। वर्साई की संधि 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, यानी हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तब। अगला प्रश्न है कि शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच का संघर्ष था? तो शीत युद्ध मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच का एक संघर्ष था। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखी है? किसने लिखी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि मधुशाला किनकी कृति है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो यह है देवकीनंदन खत्री, देवकीनंदन खत्री। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? तो यह राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है? तो यह एकल संक्रमणीय गुप्त प्रणाली के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक लेखा समिति। और अगला प्रश्न है कि वर्मा की आन सान सूची को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह शांति के क्षेत्र में। और नोबेल में जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है, ओस्लो से। अगला प्रश्न है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? तो यह औरंगजेब ने। और तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। अगला प्रश्न है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो अग्नि का जो आविष्कार हुआ था मध्य पाषाण काल में हुआ था। तो यहाँ याद रखिएगा कि आग का आविष्कार जो हुआ था ना पूरा पाषाण काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में, यहाँ गलत दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो यह ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है, ओरिसिस नाम से पुकारा जाता है। और प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यह यूनानी लोग कहते थे, यूनानी लोग। और कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? होरेस तो यह रोम का निवासी था, रोम। और प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो यह किंग जॉन ने किया था, किंग जॉन ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो यह अब्राहम लिंकन को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। और भारत में दास प्रथा 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनब्रो के शासनकाल में खत्म हो गया। अगला प्रश्न है कि सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए
बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन कौन थे? तो बोअर का जो युद्ध हुआ था इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था, इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम शासक यानी सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। और माई कैंप यानी मैन कैंप के लेखक कौन था? तो एडोल्फ हिटलर था। कौन था? एडोल्फ हिटलर था। और ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। जनरल डायर ने दिया था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो यह जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो यह माउंटबेटन योजना के स्वीकृति पर हुआ था। और आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। और संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यह उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। और भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो यह संसद का दोनों सदन कर सकता है। और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह 550, याद रखिएगा 550 ही हो सकती है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन का जो चुनाव होता था उसको चुना जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, उसको समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब 550 ही हो सकती है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो यह डॉक्टर नागेंद्र सिंह आसीन रहे थे। और नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद का सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो कब हुआ था? तो यह साइमन कमीशन बहिष्कार के समय। और 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो 1 रुपये के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय भारत सरकार का होता है। और बिक्री कर कौन लगाता है और वसूल करता है? तो बिक्री कर जो होता है ना, वह राज्य लगाता है और वसूल करता है। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। अगला प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत है? तो हो जाएगा वस्त्र उद्योग में। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो यह मार्शल के द्वारा कहा गया था। मार्शल ने अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान बताया था अर्थशास्त्र को, तो मार्शल ने ही बताया था। और कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध ग्रह है, बुध। और सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। सबसे दूर वरुण है, सबसे नज़दीक बुध है। लेकिन सबसे गर्म कौन है? तो शुक्र है। नदी के बहाव की दिशा में परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? तो उसको गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। अगला प्रश्न है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है। और तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में है? तो तुंगभद्रा या आंध्र प्रदेश में है। और डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। कहाँ है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? वाराणसी में है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो यह दिलीप कुमार को किया गया था। दिलीप कुमार को किया गया था। अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? तो यह है मेधा पाटेकर। अगला प्रश्न है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन एक सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महाप्रेषक रह चुका है? तो सीएजी रामनिवास मिर्धा रह चुके हैं। और बम्बई का दूरसंचार कोड एसटीडी कोड क्या है? तो 0022 है, यानी 022 बम्बई का एसटीडी कोड है। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है। और आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। और भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गया? तो यह जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी कार्यकाल के ही समय में। कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, कार्यकाल के ही समय में हो गई थी। 2 वर्ष तो ही किए थे। और संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यह पेरिस फ्रांस में है।
अगला प्रश्न है कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डायट कहते हैं, यानी जापान के संसद का नाम डायट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यह करता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर जो है ना, यह चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ा उद्योग के लिए। अगला प्रश्न है कोसी परियोजना किन दो राज्यों को लाभ पहुंचाता है? किन दो राज्यों को? तो किन दो राज्य नहीं हो, किन दो जगहों को पहुंचाता है? तो एक बिहार और एक नेपाल को पहुंचाता है। और नागार्जुन सागर जो किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। और किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? तो यह दिल्ली हवाई अड्डा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? तो यह रूस दिया था। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट बेचने का वचन कौन दिया था? रूस दिया था। चेकमेट यानी मात शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह शतरंज से है, शतरंज। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम में कौन सा खेल खेला जाता है? तो अंबेडकर स्टेडियम में फुटबॉल खेल खेला जाता है। और विश्व प्रसिद्ध गेम तो फुटबॉल ही है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया? तो पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। और किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? तो 14 दिन कर सकती है बस। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं या तो 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष के न हो जाए तब तक। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगर वहीं पूछे कि बहाव एवं चौड़ी दृष्टि से कौन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था कि किसने लिखी है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा यह कहानी लिखी गई, उसने कहा था। और घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो यह विजय तेंदुलकर है। घासीराम कोतवाल विजय तेंदुलकर ने लिखी है। अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों को भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी माने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि टिन किस शैल का उदाहरण है? टिन तो यह हो जाएगा केंद्रित शैलों का उदाहरण है टिन। और भारतीय संविधान को कहाँ अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था कहाँ अपनाया गया? तो संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया। और भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किस वाक्य से शुरू होती है? तो होती है कि हम भारत के लोग शब्दों से। और कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में, धन विधेयक लोकसभा में ही केवल पारित हो सकता है। और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 से है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो पंचायती जो राज है यह समवर्ती सूची का विषय है, पंचायती राज। और भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 40। और वहीं पंचायती राज का है तो 243। अगला प्रश्न है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ क्या है? तो न्यायिक पूर्वावलोकन यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। इसीलिए ना किसी भी राज्य के जो हाई कोर्ट किसी को सजा दे देता है तो क्या होता है, वह सुप्रीम कोर्ट में जाता है। यही इसका मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न है कि कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ वर्णित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो आयरलैंड के संविधान से भारत ने ग्रहण किया है। और लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो यह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ही लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो उस पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा। और भारत में किसी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 महीने तक रह सकता है। और संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीना होना चाहिए। और भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है?
तो भारत में जो प्रजातंत्र है वह जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो या तो हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमणों के आधार पर या युद्ध के आधार पर। 3 तरीकों से कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है और 360 के तहत भारत देश में वित्तीय आपात लागू होता है, जो अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था जो रूस के देश से लिया गया है किस पर आधारित है? तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है और मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह चुंगी कर है। क्या है? चुंगी कर। अगला प्रश्न है कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो यह जूट और रुई उद्योग हुआ, जूट और रुई उद्योग। अगला प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई? तो रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दिया गया, रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो कपड़ा उद्योग में है, कपड़ा वस्त्र उद्योग में है। और भारत का राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। और भारत किसका सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? तो चाय का है। लेकिन चाय अभी वर्तमान में चाय के उत्पादन में और उपभोक्ता में प्रथम स्थान चीन हो गया है। कौन हो गया? चीन हो गया, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा उत्पादन चीन में होता है। और भारत का सर्वप्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यह सिंदरी में लगाया गया था, सिंदरी। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में कौन काम करता है? तो यह जस्ता काम करता है, जस्ता। और डायनेमो कौन से ऊर्जा को किस में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों लगता है? तो लघु तरंग दिग्ग तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसी कारण, यानी आकाश नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो यह 1 माइक्रोन 1/1000 mm के बराबर होता है, माइनस में रहेगा, मतलब 1/1000 के बराबर, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो ही जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण क्या होता है? तो यह होता है अनंत पारगम्यता। और अति चालकता किमर्लिन ओंस के द्वारा इसका खोज किया गया था, सुपर कंडक्टिविटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो यह है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव है। अगला प्रश्न है कि कमरा में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप क्या कर सकते हैं? तो कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर से CFC गैस निकलता है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है? तो किस खनिज से? तो पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है और किया जाता है। और परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4 के होल ट्वाइस H2O है, CaSO4 के होल ट्वाइस H2O इसका फॉर्मूला है। और नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो यह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, नींबू खट्टा साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। और पारद धातु मिश्रण क्या है? तो यह पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ क्यों मर जाती है? वे श्वास नहीं ले पाती है, इसी कारण। और मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो यह नर्तन से पहचानते हैं, नर्तन से। और मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है ना 2 बार विकसित होता है। और मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ कितनी होती है? तो यह 8 होती है, 8। और आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन है? तो यह हो जाएगा क्रोमैग्नान एक मनुष्य है। तो आधुनिक मनुष्य का यह हाल का पूर्वज यही है, क्रोमैग्नान मनुष्य। और माँ पौधे की भांति पौधा किससे मिलता है? तो बीजों से, तना काट से मिलता है। अगला प्रश्न है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो यह जल है। और इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो यह डालियों की जड़ से प्राप्त होता है, डालियों की जड़ से। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो यह जीन के संश्लेषण के लिए किया गया था। और संसार का सबसे बड़ा पुष्प का नाम रेफ्लेसिया है। और तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए किया जाता है। और मटर का पौधा क्या है? तो मटर एक शाक है, मटर का पौधा एक शाक है। और विकास का मुख्य कारक क्या है? तो प्राकृतिक वर्ण, चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया गया था। और मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है कैसी है? तो खोखली है। और छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था?
तो यह 1820 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो यह तिनकठिया कानून से जुड़ा था। और उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था, बिरसा मुंडा से जुड़ा था। और मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो सन 1912 ईस्वी में पृथक हो गया बिहार बंगाल से। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और सन 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो यह गया जिला में कर दिया था। गया जिला बिहार के सबसे दक्षिण में स्थित है। और भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य झारखंड है। और हुंडरू जलप्रपात यह कहाँ स्थित है, कहाँ निर्मित है? तो यह सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्टार टीवी के मालिक कौन है? तो स्टार टीवी के मालिक रूपर्ट मर्डोक है, रूपर्ट मर्डोक। और अगला प्रश्न है कि शाहतस जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, शाहतस कहाँ पैदा होती है? तो उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। शाहतस एक विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, यह उज्बेकिस्तान में पैदा होती है। और भारत का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जो निजी व्यवस्था की देखरेख में है? तो यह हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। और भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी बाघ है। और सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आती है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो इस युग को सूत्र युग कहते हैं, सूत्र युग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन उसमें मिलता है। बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। और गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक में मिलता है। और संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए विख्यात था उरैयूर। और उस स्रोत का नाम क्या है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो यह हो जाएगा मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो। और वह स्तंभ कौन है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो उसका नाम है भाबरू स्तंभ, भाबरू स्तंभ। और किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो हो जाएगा हिंद यूनानी लोग का, हिंद यूनानी लोग का। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा मुखलीपुत्र गोसाल, मुखलीपुत्र गोसाल। और किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो हो जाएगा गुप्त वंश, गुप्त वंश ने। और अगर पूछे कि सबसे पहले, तो सातवाहन वंश ने शुरू किया था और सबसे अधिक गुप्त वंश ने दिया था। और किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हो गई? तो हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देता था इसी कारण। और किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ? तो खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित अलाउद्दीन खिलजी के समय। और खालसा भूमि जो थी वह केंद्र के अधीन रहती थी। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में टक्का, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो यह चांदी और तांबा के बने होते थे। अगला प्रश्न है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि दोअस्पा और सियस्पा प्रथा किसने शुरुआत की थी? तो यह जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी, जहांगीर ने इसकी शुरुआत की थी। और ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो यह कंधार थी, कंधार। और जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित तो यह राज कानून से था, जवाबित का संबंध राज कानून से था। और जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो यह शेर शाह की उपज थी। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था?
तो उनकी सैन्य कुशलता था, उनकी सैन्य कुशलता था। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? तो यह था बंदरगाहों से आमदनी, बंदरगाहों से आमदनी और लगान भी था। अगला प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो यह था मराठा भू राजस्व प्रथा से। और भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह सूरत में स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। और महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो यह हुआ था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा शुरू किया गया था। और 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द कर दिया? तो रद्द कर दिया लॉर्ड रिपन ने। लेकिन पूछे कि कौन इसको पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने इसको लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लागू किया। और हटा कौन दिया? लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर का पठार कैसा पठार है? तो यह एक संप्राय भूमि है। और मार्मा गोवा पतन कहाँ स्थित है? तो मार्मा गोवा में है। और सबसे बड़ा हिमनद का नाम क्या है? तो गंगोत्री है। और भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते थे? कि चावल का कटोरा अगर राज्य पूछे तो अलग है, और क्षेत्र पूछे तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने की महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। और किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह किया था कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। और अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना। अगला प्रश्न है कि सन 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो यह इलाहाबाद शहर में हुआ था। और सन 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो यह औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। और अगला प्रश्न है कि इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन था? तो यह हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखा गया था। और अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी ने कांग्रेस को भू समावित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो हो जाएगा किस कार्यकारिणी में? तो 1937 के कार्यकारिणी में। और INA किसके दिमाग की उपज थी? किसने इसको स्थापित किया? तो हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने। उसके बाद जिस बाद में सुभाष चंद्र बोस भी इससे जुड़े। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो सन 1919 में किसके द्वारा चलाया गया था? नाई धोबी बंद तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। और द्वीपों की समूह लक्षद्वीप किसकी उत्पत्ति है? तो यह परवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीपों की उत्पत्ति हुई है। और गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे कितनी होती है? तो हो जाएगा 600 मीटर। और भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित करता है, जिसका कारण क्या है? तो अस्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन हो जाएगा। और भारत में मानसून जो आता है वह सबसे पहले केरल में आता है, जो जून से सितंबर तक भारत में रहता है। फिर जब लौटता हुआ जब मानसून होता है तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है लौटे हुए मानसून के कारण। अगला प्रश्न है कि हिमालय में हिमरेखा किसके बीच होती है? तो हिमालय में हिमरेखा जो बीच होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिमरेखा होती है। और भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो एशिया है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। और पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम किसे जानते हैं? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहता है, यह एक उपनाम है। और साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका कारण हो जाएगा विकिरण के कारण। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडा होता है क्योंकि वहाँ पर विकिरण उत्पन्न होता है। और मोना लोआ किसका उदाहरण है? तो मोना लोआ यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि सौर प्राचीन शैल समूह की आयु कहाँ आंकी जाती है? तो यह हो जाएगा यूरेनियम लैंड विधि से। किससे आंकी जाती है? तो यूरेनियम लैंड विधि से हो जाएगा। और टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास किस भूभाग में होता है? तो टेरा रोसा का हो जाएगा चूना पत्थर जहाँ होता है वहीं पर
होती। हरित क्रांति क्या है? तो यह पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। याद रखिएगा, ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। अगला प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होने के कारण। अगला प्रश्न है कि समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण है कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन पक्षी कौन है? यानी न उड़ने वाली पक्षी कीवी है, वहां का राष्ट्रीय पक्षी भी है न्यूजीलैंड का। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार यह क्वेश्चन में आता है। इसका सबसे अच्छा जो उपाय है यह वन रोपण करके ही मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। यानी मृदा अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अगला प्रश्न है कि पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष समय लगता है। अगला प्रश्न है कि जल नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो यह होता है जिला विकास पदाधिकारी होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना तथा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो यह केंद्रीय संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रधान का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के प्रधान का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत को राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। अगला प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो उपाध्यक्ष को देगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो साप्टा का पूर्ण रूप साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। साफ्टा का फुल फॉर्म साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोत्साहन यानी विकास क्षेत्र कितने हैं? तो भारत में प्रोत्साहन का जो क्षेत्र है वो 7 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या मतलब होता है या क्या अभिप्राय है? तो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित समावित को ही संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो यह हो जाएगा बिक्री कर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति किया? तो गेहूं के उत्पादन में, क्योंकि जो हरित क्रांति हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा गेहूं का ही उत्पादन हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो यह होता है राष्ट्रीय विकास परिषद ANDC करता है, जिसका स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था, 6 अगस्त 1951 को। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था योजना आयोग का गठन। अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये वाट में होता है, किलोवाट। अगला प्रश्न है कि कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो वैकल्पिक ऊर्जा में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का भंडार सौर ऊर्जा है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का होना। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट का उसमें उपस्थित होना। अगला प्रश्न है कि हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है N2O, जिसका खोज प्रिस्टली के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? तब हम उस समय द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन को किस क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो यह स्तनधारी डॉल्फिन स्तनधारी है। अगला प्रश्न है कि अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है।
अगला प्रश्न है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो यह जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है, सर्वपुरातन पक्षी है। अगला प्रश्न है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका फूल होगा, यहाँ जड़ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो यह सोयाबीन होता है, सोयाबीन। और सबसे लंबा जीवित वृक्ष का नाम यूकेलिप्टस है, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है कि एस्प्रिन क्या है? तो यह एक एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था, 1934 ईस्वी में हुआ था। और 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? तो बहावी आंदोलन का, बहावी आंदोलन का, बहावी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पटना ही था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में 1855 से 56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? तो यह हो जाएगा भागलपुर, भागलपुर राजमहल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो शस्य गहनता जो है 128% है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह महरौला में हुआ था, महरौला में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत समुद्र शक्तियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे कौन से पर्वत की खोज की है? तो इसका नाम है रमन सागर पर्वत, रमन सागर पर्वत। और अगला प्रश्न है किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध, किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? तो यह इंग्लैंड किया है, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो यह लगाया गया था तहरीके मुजाहिदीन पर, तहरीके मुजाहिदीन पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि नासक क्या है? तो भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है, प्रक्षेपास्त्र नौका है। अगला प्रश्न है कि विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह दाभोल में है, दाभोल। अगला प्रश्न है कि मुजाहिर कौमी आंदोलन क्या था? तो पाकिस्तान में बम बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था, उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था, मुजाहिर कौमी। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो इत सिंह बिहार का भ्रमण 670 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो यह गुप्त काल की थी, गुप्त काल की। अगला प्रश्न है कि कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह हो जाएगा 14 पूर्व। कंफ्यूजन नहीं होना है, कहीं कहीं आपको यह 12 पूर्व भी देगा, तो याद रखिएगा 14 पूर्व ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो यह किया था आजीविकों ने किया था, आजीविकों ने। अगला प्रश्न है कि धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर कितनी थी? तो 1/6 थी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को है, सोम देवता को। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो यह लाल रंग का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह मोहम्मद शाह था, मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो यह हो जाएगा गुजरात में। और किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सर टॉमस रो को, सर टॉमस रो को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो यह फिरदौसी संप्रदाय से था, फिरदौसी संप्रदाय से। और अगला प्रश्न है कि विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो वह था हरिहर प्रथम। अगला प्रश्न है किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह हो जाएगा नाडाशस्त्र, नाडास्त्र। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो यह गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई? तो यह हो जाएगा 1774 ईस्वी में ही। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 से शुरू हुआ था, 1773 में, तो 1774 में एक प्रांतीय सभा की स्थापना हो गई बिहार में। और बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? तो यह आनंद पांडे उनके गुरु का नाम था। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन सन 1927 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था एम एन राय। और अगला प्रश्न है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी। और किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो यह महात्मा गांधी ने इसको कहा था। और किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो यह ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी तो यह मेघालय में है। और अभी वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसीराम मेघालय में ही है, वहीं पर होती है। अगला प्रश्न है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, भारत में यह किसका अंग है? तो यह महाराष्ट्र का एक अंग है विदर्भ। और भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो हो जाएगा चावल। और भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ है? तो यह भद्रावती नदी पर ही स्थित है। अगला प्रश्न है गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुरानी को बांगर कहते हैं, नए को खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में अतिरिक्त कहाँ प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो हो जाएगा पेलियोजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक महाकल्प में। और अगला प्रश्न है कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे क्या है? तो हो जाएगा भारसम मूलक हो जाएगा, भारसम मूलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किनके द्वारा निर्मित होता है? तो हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के द्वारा होता है। और विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज। और अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह का नाम है शुक्र। और पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है। और पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं? तो विषुवत रेखा के पास में मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वे कौन है? तो वे हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है? तो यह हो जाएगा 40 से 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर। और पृथ्वी की मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ रहती है? तो मरुभूमि होने की जो सर्वाधिक संभावना है वह 23 डिग्री अक्षांश के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास। और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। और आम चुनावों में मतदान की जो आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, किस संशोधन द्वारा? तो यह हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, 1989 ईस्वी में। डेट भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान में मंत्रिमंडल, कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है, कहाँ अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 74 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है ये तीनों शामिल है। और जहां पर नहीं है वहां पर राज्यपाल और विधानसभा ही होगा। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। और मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया, सरदार सोवंशी समिति के सिफारिश पर। और यह रूस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो हो जाएगा एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय कहेगा तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है 21 वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? तो हो जाएगा 1924 ईस्वी में। और वहीं पर HSRA हो जाएगा, सोशलिस्ट लगा देगा तो 1928 में हो जाएगा। मानव बलि प्रथा को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो हो जाएगा खोंड जनजाति, खोंड जनजाति। अगला प्रश्न है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स ऑस्ट्रम और W टेलर के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो प्रावधान करता है कि पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को समकक्ष बनाने का। और भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत तो उत्पाद कर है। और भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो हो जाएगा कपास हो जाएगा। और जीवन बीमा निगम किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा निवेश बैंक का, क्योंकि उसमें निवेश आदमी करता है।
और किस स्रोत से भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये तापीय ऊर्जा से करता है, थर्मल से। अगला प्रश्न है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। और बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो यह 80-20 है। और भारत का प्रमुख खाद्य फसल चावल है। और भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था है। और भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1992 से 97 था। और भारी पानी क्या होता है? तो जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का जो समस्थानिक आइसोटोप क्या है? ड्यूटेरियम है, वही ले लेता है। इसका सूत्र D2O होता है, अनुभार 20 होता है। अगला प्रश्न है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा क्यों लगता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होने के कारण। अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन 78%, 78.03%, कहीं कहीं आपको 0.7% भी मिलेगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 यानी 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन, तीनों का बता दिए, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के प्रमुख अवयव कौन होते हैं? तो परमाणु नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन है। कौन है? एलिथ्रीन। और 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 200 होती है 20 वर्ष की उम्र में। और वयस्क हो जाएगा तो 206 हड्डियों की संख्या हो जाती है। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल X क्रोमोसोम होने के कारण। महिलाओं में XX होता है, पुरुष में XY होता है। अगला प्रश्न है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड कैसल ओवरग्रेज के लेखक कौन है? झारखंड कैसल ओवरग्रेज के लेखक विक्टर दास हैं, विक्टर दास। और छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो यह हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम, बिहार राज्य वित्त निगम। और 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी? तो हो जाएगा पटना में। और बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हो जाएगा 1882 ईस्वी में। और बिहार किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हो गया? तो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। और छोटा नागपुर का जंगल कैसा है? तो पतझड़ एवं सवाना है। अगला प्रश्न है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है, सिंगापुर में। एपेक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। ओपेक का वियना में है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी। और अगला प्रश्न है कि द मूवर्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो हो जाएगा सलमान रुश्दी। और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा संतोष यादव। अगला प्रश्न है कि संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का शुरुआत कब हुआ? तो मगहर महोत्सव 1990 ईस्वी में। और मूल अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? तो यह न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। और कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो यह थानेश्वर। और ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो हो जाएगा मथुरा। और पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः किस वस्तु की बनी हुई थी? तो यह लकड़ी की बनी हुई थी। और किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो यह B.A. स्मिथ ने कहा है। और अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो यह इसका नाम है जफर खां। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुआ था राजा राम मोहन राय के द्वारा, 1828 ईस्वी में। और कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। और लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? तो यह शाह शुजा से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है कि
प्रसिद्ध बरोबुदुर का मंदिर जो बौद्ध मंदिर है कहाँ स्थित है, तो यह इंडोनेशिया के जावा में है। अगला प्रश्न है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो यह हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो यह भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि रॉकीज पर्वत कहाँ है, तो यह उत्तरी अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि उगते हुए सूर्य का भूमि किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। निप्पन, जिसका पुराना नाम था निप्पन, निप्पन का मतलब होता है सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश। अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनवाया था, तो यह पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि कोरोना किस देश की करेंसी का नाम है, तो हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन के करेंसी का नाम कोरोना है। वृंदावन गार्डन कहाँ है, तो यह मैसूर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो यह केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है किसकी कमी से रक्तहीनता होती है, तो यह आयरन हो जाएगा। अगर वहीं विटामिन पूछे तो विटामिन B6 की कमी से होता है। सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है, सबसे कड़ा पदार्थ हीरा है। अगला प्रश्न है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। और अगला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 नहीं होगा, 1895 में ही कहीं आपको 1897 में मिलेगा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है, वन लाइनर प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, तो क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया, तो कर लिया गया आगा खां पैलेस में। अगला प्रश्न है किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, तो द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो यह हो जाएगा राजकोट सत्याग्रह में। और 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला प्रश्न है कि 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था, तो हो जाएगा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसका महत्व दिया, तो हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम का। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी, और प्रथम पूछा तो लॉर्ड माउंटबेटन होता। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिला, तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। और नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे, तो नोआखली काल में महात्मा गांधी के समय प्यारेलाल थे, प्यारेलाल। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किससे संबंधित है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी से। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में हुआ था, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल के द्वारा। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन भारत के एक स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक क्यों था, तो क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे, तो हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग होता है, अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि एसेज का संबंध किस खेल से है, एसेज तो हो जाएगा क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है, तो एक कुंडलित हाथ घड़ी में यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। अगला प्रश्न है कि गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है, गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है, तो हो जाएगा कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन डाइसल्फाइड में। अगला प्रश्न है किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है, तो हो जाएगा बृहस्पति में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक। और कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है, तो रिवाल्वर के आविष्कार कोल्ट ने किया था, कोल्ट। और मानव शरीर में सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है जो जांघ की हड्डी, फीमर है। और कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, कोल तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायान यानी याचिंग से है, याचिंग नौकायान से। और वेलिंगटन कप हो जाएगा तो हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोणार्क में एक
कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? तो हो जाएगा सूर्य का मंदिर, सूर्य देवता का मंदिर है कोणार्क में, जिसको सूर्य मंदिर से नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और भारत में 4 जगह सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हो जाएगा जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यानी आपको जैव विकास रसायन यानी जीव विज्ञान के क्षेत्र में, और जीन के संश्लेषण करने के लिए। और ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो यह उड़ीसा का है। और कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो यह कोसी, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र की सीमा रखी गई है 35 वर्ष, और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी यानी गिरिब्रिज थी। और जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत जापान है। अगला प्रश्न है कि एक्जिमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो हो जाएगा ग्रीनलैंड के। और समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कंडला कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। और किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? तो यह रूसो ने कहा था, रूसो। अगला प्रश्न है कि कलान की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? तो हो जाएगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास, कश्मीर के राजाओं के इतिहास के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। अगला प्रश्न है कि तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा खेतरी, राजस्थान में है, खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के उत्पादन में। अगला प्रश्न है कि त्यागराज क्या थे? तो त्यागराज एक नर्तक थे। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी अब बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो हो जाएगा पुपुल जयकर के द्वारा लिखी गई है, पुपुल जयकर के द्वारा यह बायोग्राफी पुस्तक लिखी गई है, इंदिरा गांधी अब बायोग्राफी। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषित अंग हो जाएगा पत्ती हो जाएगा। और आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादक या जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह मदुरै में है, तमिलनाडु। और शांति वन में किसकी समाधि है? तो यह जवाहरलाल नेहरू की। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी थी? तो सारनाथ में पहली। और मेन कैंप पुस्तक हिटलर के द्वारा लिखी गई है, उसकी आत्मकथा है। और जय हिंद पद सर्वप्रथम किसने अपनाया जय हिंद को? तो यह हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तब मेरठ से हुआ था 10 मई को। और हर्ष के बारे में जानकारी किस रचना में मिलती है? किसकी रचना में? तो बाणभट्ट की रचना में मिलती है। और किस अयस्क में लौह धातु के अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो हो जाएगा मैग्नेटाइट। मर्रे नदी कहाँ बहती है? तो मर्रे जो नदी है, मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में बहती है। शिव समुद्रम पनबिजली योजना कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा कावेरी नदी पर है। और 1000 झीलों की भूमि कहलाने वाला देश फिनलैंड है। और हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। और कामायनी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आओ जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा आओ असम में। और विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज से है। और भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र है, प्रथम परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को मिला था। और फर्नांडो कैलोर द मेलो किस देश के हैं? तो फर्नांडो कैलोर द मेलो या ब्राजील के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और एलिफेंटा पास जो है श्रीलंका में है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी होती है? तो उत्सर्जित छोड़ता ऑक्सीजन है, ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन कहाँ होता है? तो यह पत्ती में होता है। और कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो विटामिन जो है वसा में ए डी ई और के है, 4 विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो मांस के लिए पशुपालन में अग्रणी देश अर्जेंटीना है। और किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो हो जाएगा रोमानिया। और विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। क्विटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है। पोलैंड की राजधानी वर्षा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्षा। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत। और भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। और विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले थे? हो जाएगा विश्व के किसी भी देश में तो हो जाएगा मोरारजी देसाई।
अगला प्रश्न है कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो हो जाएगा चोल काला का। और 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हो जाएंगे लॉर्ड कैनिंग। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, ठीक है। कहीं कहीं आपको 8850 मीटर मिलेगा, ठीक है, तो मार दीजिएगा 8850, क्योंकि 8848 उसमें नहीं रहेगा। कांगेनिस्टिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो कांगेनिस्टिक्स पावर परियोजना यह कर्नाटक में है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है। और ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 7। और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो यह सांची में है। अगला प्रश्न है कि शिकानसेन क्या है? तो शिकानसेन जापान का एक बुलेट ट्रेन का नाम है। और हियाकुटेक क्या है? तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु था। 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु का नाम हियाकुटेक था। और बिहार एक अलग प्रांत बना 1936 में, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। और बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। और दिलवाला का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल अब क्रिकेट हो गया, पहले आइस हॉकी था, अब याद रखिएगा क्रिकेट हो गया है, क्रिकेट। और भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो महान सुपुत्री पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। और ओंगस जनजाति कहाँ की है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। और उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई 900 मीटर होना चाहिए, तब जाके पहाड़ होगा। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है? तो सतलज नदी का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील से ही है। और ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। और निर्वात में तो ध्वनि गमन नहीं करती है। पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पाद कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो हो जाएगा परभाजी आसवन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सोल्स किस वस्तु का आविष्कार किया था? तो सोल्स टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स को माना जाता है। और कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो हो जाएगा डेन्यूब नदी, डेन्यूब। और किलिमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह तंजानिया में है। अगला प्रश्न है कि मर्डेका कप किससे संबंधित है? तो मर्डेका कप फुटबॉल से है। अगला प्रश्न है कि इक्वाडोर किसकी राजधानी है? तो क्यूटो की राजधानी इक्वाडोर। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो हो जाएगा राजीव गांधी की। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? तो साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी क्वार्सियोकर और मरासमस है, क्वार्सियोकर और मरासमस। अगला प्रश्न है कि गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि एलोरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो एलोरा कंदराओं में मंदिरों की संख्या 34 है। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तो बीजक है। और आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अगला प्रश्न है कि नेपानगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग अखबारी कागज है। और चेन्नई का एसटीडी कोड 044 है। और मुंबई का पढ़े थे हम लोग 022। मेरीना बीच सागर तट चेन्नई में ही है। बधाई संदेश वाले तार का कुट अंक क्या है? तो 14 है। बधाई संकेत वाले तार का कुट अंक 14 होता है। और दिलवाड़ा का जो मंदिर किसका उदाहरण है? तो यह नागर शैली का। उत्तर भारत में जितने भी सारे मंदिरें बने हैं वह नागर शैली में ही बने हैं। अगला प्रश्न है कि दूध में वसाधारिता कब कम होती है? तो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? ऑक्सीजन। और टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का। अगला प्रश्न है कि निकटतम सितारे सूरज के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो हो जाएगा 4.2 वर्षों में। और परमाणु की जो प्रभावित ऊर्जा होती है, परमाणु की प्रभावित ऊर्जा 10 के पावर परमाणु की नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर माइनस 15 होती है नाभिक की त्रिज्या। और परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर 10 होती है, ठीक है, 10 के पावर माइनस 10 होती है। अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का प्रयोग किस लिए होता है? तो हो जाएगा जीवाश्मों की आयु का पता लगाने को, जीवाश्मों की आयु का पता चलाने को। और भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। 1975 रूस के कोस्मोड्रोम से छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बीसीजी का टीका बेसिलस कामेट ग्यूरिन, जिसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है, का टीका किसके बचाव के लिए किया जाता है? तो हो जाएगा विटामिन सी या टीबी के लिए दिया जाता है। टीबी के लिए विटामिन ए हो जाएगा, टीबी बीमारी के लिए बीसीजी दिया जाता है, यक्षमा टीबी के लिए। और कामेट ग्यूरिन टीबी के खोज करता है, टीबी रोग के।
अगला प्रश्न है कि अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु का नाम बताना है। तो अनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए डीएनए होता है उत्तरदायी। और जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घट जाता है। और मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था कौन सी है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी। और भारत में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग या शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर। और कथक कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथक, तो यह हो जाएगा उत्तर भारत का। और संसार में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो हो जाएगा शाह खालिद हवाई अड्डा, रियाद, सऊदी अरब में है। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। जर्मनी की सरकारी मुद्रा का क्या नाम है? ड्यूसमार्क। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व कहाँ होता है? तो यह महासभा में होता है, महासभा में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की 1961 में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जोसेफ बी टीटो ने किया था, जोसेफ बी टीटो ने किया था अध्यक्षता। अगला प्रश्न है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, यानी संसद को? तो फेडरल असेंबली कहते हैं, फेडरल असेंबली कहते हैं। और भूतपूर्व सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका आरंभ किसने किया था? तो हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था पेरेस्ट्रोइका। और भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा कहाँ की नागरिक थी? तो अल्बानिया की। और दिल्ली स्थित शांतिवन किनकी समाधि है? तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की। और अमजद अली खां किसके लिए सुविख्यात है? तो सरोद वादक है, सरोद वादक। अगला प्रश्न है कि ब्रोंकाइटिस किस अंग का एक रोग है? ब्रोंकाइटिस, तो हो जाएगा फेफड़ा का। और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसका स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। और 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले कारतूस से संबंधित विवाद था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। संविधान सभा की प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रतिरूपीय समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो हो जाएंगे क्लीमेंट इटली। और गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। और बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। और भारत का पहला अफगान शासक बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी। और वहीं पूछे कि भारत का दूसरा, तो शेरशाह सूरी। और भारत में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा संसद के द्वारा। और किस रिट का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो हो जाएगा को वारंटो। को वारंटो रिट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, 5 तरह की रिट जारी करती है। और लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 545 और अधिकतम का है तो 550। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध हॉकी से है, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी से है। अगला प्रश्न है कि पाथफाइंडर कहाँ उतरा था? तो यह मंगल ग्रह पर उतरा था। और 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस किया? तो हांगकांग का क्षेत्र वापस कर दिया 1997 में ही। और आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है कि आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलमगीरनामा पुस्तक के लेखक मोहम्मद काजिम है, मोहम्मद काजिम। और आलमगीर औरंगजेब को कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहा जाता है? तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो कम मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न है कि फिल्म बैंडिट क्वीन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सीमा विश्वास ने निभाई थी, सीमा विश्वास ने, बैंडिट क्वीन। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांडों की लड़ाई है, बुल फाइटिंग। और प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में होता 1951 में। और एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार मिंडर। और इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। और हरचरित के लेखक बाण भट्ट है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण कब किया? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। और स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और भारतीय राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक समझौता पर हस्ताक्षर कब किया? तो लखनऊ अधिवेशन में 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस लिए हुआ था?
तो इसलिए कि तुर्की के सुल्तान के प्रति ब्रिटेन के दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए। और द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों द्वारा पराजित किया जाने वाला अंतिम देश का नाम क्या है? तो हो जाएगा जापान। सबसे लास्ट में जापान ही पराजित हुआ था। और अल्जीरिया कब स्वतंत्र हुआ? तो अल्जीरिया 1962 में स्वतंत्र हो गया। और बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? तो हो जाएगा 1912 ईस्वी में। और नालंदा महाविहार का निर्माण कब हुआ? तो गुप्त शासनकाल में कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। और भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण करते हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध के बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन कितने दिनों में करना चाहिए? तो 1 महीना में। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और चीनी का मुख्य उत्पादक देश अभी चीन हो गया है, ठीक है, याद रखिएगा, चीन। और सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला देश दक्षिण अफ्रीका। अभी सोना के उत्पादन में भी प्रथम देश चीन हो गया है। और शून्य आधारित वाला बजट सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय को नियंत्रित कौन करता है? तो यह हो जाएगा RBI करता है। और संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश भारत है। संसार के चाय का मुख्य उत्पादक देश कौन है? भारत है। और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ बना है? तो सतलज नदी पर। और जब कोई ठोस वस्तु पिघलती है तो क्या होता है? तो वह ऊष्मा का अवशोषण करती है। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। और महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में। और नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो यह थे दीनबंधु मित्र। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। और 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया था। और अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। और कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी केरल, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। और कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कोंकण महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ है? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और गारो खासी जयंतिया यह जनजाति है, मेघालय राज्य की है। अगला प्रश्न है कि मार्मा गोवा पतन कहाँ स्थित है? तो मार्मा गोवा में है। और सड़क की रोशनी के परावर्तन किस दर्पण से होते हैं? तो अवतल दर्पण से। वात भट्टी से प्राप्त लोहे को क्या कहते हैं? तो ढलवा लोहा कहते हैं। और पौधे का जनन अवयव होता है पुष्प। और बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। और किसी चुंबक का चुंबकत्व किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो उसे हथौड़े से पीटकर, ऊंचाई से गिराकर, गर्म करके। और सर्वाधिक प्रोटीन युक्त वनस्पति खाद्य सोयाबीन होता है। मृदा अपर्दन वनरोपण से किया जा सकता है। और एस्प्रिन क्या है? तो एक प्रतिजोड़ीय है, एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है। दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का, निलंबन का। और हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। और कृत्रिम रूप से पकेगा तो एथिलीन का होता है, एथिलीन से। और बिहार में रबी की प्रमुख फसल रबी, तो रबी में गेहूँ आ जाएगा, खरीफ में धान आ जाएगा। और बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो पटना के क्षेत्र में। और झूम खेती का व्यापक प्रयोग कौन करता है? तो ये पहाड़ी लोग करते हैं। उत्तर पूर्व के राज्यों में सबसे ज़्यादा झूम कृषि होती है, पूर्वोत्तर राज्यों में। और बिहार में साक्षरता अभियान कब शुरू किया गया? तो 1977 ईस्वी में। और बिहार पंचायत राज अधिनियम 1933 में पंचायत राज की प्रस्तावित संरचना क्या है? तो हो जाएगा त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? तो प्रखंड के स्तर पर होता है। और ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी आबादी पर होता है? तो 500 की आबादी पर होता है। अगला प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद किसके बीच में है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। रेगुर किसका नाम है? तो यह काली मिट्टी का है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो यह कोनोजोइक में हुआ था, कोनोजोइक में। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन है? तो हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो यह अफ्रीका के। जोहान्सबर्ग किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अभी वर्तमान में भारत हो गया, चीन को पछाड़कर याद रखिएगा भारत हो गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय जलधारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का नहीं है।
भू पर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पर यह किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं? राज्यपाल। और लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद